अब तक आप लोगों ने पढ़ा। कल मैं सुबह 9 बजे तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मन्नत अपनी कार में परेशान बैठे हुए सोच रही थी, मैं 9 बजे ऑफिस कैसे आ सकती हूँ। 9:30 बजे तो पतिदेव ही घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और अगर मुझे 9 बजे कंपनी पहुंचना है तो मुझे 20 या 25 मिनट पहले घर से निकलना होगा। आह क्या मुसीबत है, अब तो बस एक ही ऑप्शन है। मुझे आज रात ही पतिदेव को सब कुछ बताना होगा। आई होप महादेव पतिदेव मान जाएं बस। अब आगे। हॉस्पिटल। नैना हॉस्पिटल से निकल रही थी कि तभी दरवाजे पर वो किसी से टकरा जाती है, जिससे नैना के पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन नैना गिरती उससे पहले ही कोई नैना का हाथ पकड़ लेता है और नैना भी गिरने के डर से उसका हाथ पकड़ लेती है। नैना 2-4 गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तभी नैना का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। नैना देखी है कि उसने किसी का हाथ पकड़ रखा है तो नैना उसका हाथ छोड़ देती है और सामने देखते हुए मुस्कुराकर डैन के यू इतना ही बोल पाती है कि नैना के सामने जैकी खड़ा था, जो नैना को देखकर मुस्कुरा रहा था। नैना गुस्से में उसे देखकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की, मेरे साथ इतना कुछ गलत करने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हो। जैकी मुस्कुराकर बोलता है, चाहता तो उसे रात तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था और तुम कुछ नहीं कर पाती। उस रात तुम खुद मेरे साथ डेट पर आई थी और मैं उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी करता तो उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल होती। नैना सवालिया नजरों से जैकी को देखने लगती है तो जैकी अपना एक कदम बढ़ाकर नैना के करीब आता है और नैना की गर्दन से उसकी खुशबू को सुनते हुए नैना के कान में बोलता है, क्योंकि मैं दुनिया वालों को यही बताता कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और फिर अपनी ही मर्जी से मेरे साथ हमबिस्तर भी हुई थी। और सभी मेरा विश्वास करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ एक अय्याश औरत है तो उसके गुण उसकी बेटी में तो आएंगे ही ना, दुनिया का तो यही लगता। और यही नैना फिर से टूट जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी उसकी एक आंख के कोने से एक आंसू की बूंद लुढ़क जाती है। लेकिन नैना एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करती है और फिर जैकी के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे जैकी लड़खड़ा जाता है, लेकिन जैकी संभलता उससे पहले ही नैना एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जोड़ देती है और जैकी संभल नहीं पाता, नीचे जमीन पर गिर जाता है। थप्पड़ लगने पर जाके को बहुत गुस्सा आता है और जैकी एकदम से खड़ा होता है और एक पास ही में छोटी सी पान की दुकान से एक कांच की बोतल उठाता है और नैना की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। नैना डर से दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने चेहरे के आगे कर लेती है और थोड़ा सा झुक जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब कुछ देर तक नैना को किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता तो नैना आंखें खोलकर सामने देखती है। सामने 2 से 3 बॉडीगार्ड ने जैकी को पकड़ रखा था और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड नैना के सामने आकर बोलता है, डोंट वरी मैडम, हमारे होते हुए कोई भी आपके हाथ नहीं लग सकता। विजय सर ने स्पेशली हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रखा है। इसे हम संभाल लेंगे मैडम, आप घर जाए। और तभी नैना की कार उसके सामने आकर रुकती है और वो बॉडीगार्ड नैना की कार का दरवाजा खोल देता है। नैनो कार में बैठने जाती ही है, लेकिन कार के पास आकर रुककर वापस जैकी के पास जाती है और उसके सामने अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। जैकी उन बॉडीगार्ड से छूटने के लिए छटपटा रहा था, तभी नैना जैकी को घूरते हुए बोलती है, क्या कहा था तुमने उसे रात मुझे, कि मैं कभी किसी की जीवन संगिनी नहीं बन सकती। कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे अपनी रखेल बनाएगा लेकिन शादी नहीं करेगा। तुम जानते हो जिन बॉडीगार्ड ने इस समय तुम्हें पकड़ रखा है, वो बॉडीगार्ड मेरे भाई के नहीं, मेरे पति के हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ और किसी के खानदान की बहू हूँ मैं। और दोबारा मेरे आसपास भटकने की कोशिश मत करना वरना मेरे पति तुम्हें जान से मार डालेंगे। पति शब्द पर नैना कुछ ज्यादा ही जोर देती है। इतना बोलकर नैना गुस्से में पलट जाती है और कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। जिसने नैना को बताया था कि वह विजय के बॉडीगार्ड्स हैं और कार का दरवाजा खोला था, नैना की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था और अब उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उस बॉडीगार्ड का नाम सक्षम राव था। सक्षम राव विजय की सिक्योरिटी का इंचार्ज हेड था। सक्षम राव की ही अंडर में विजय की सारी सिक्योरिटी होती थी। सक्षम यहाँ पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स के काम को देखने आया हुआ था और तभी उसने जैकी को बोतल उठाकर नैनो की तरफ मारते हुए देख लिया था और झट से उसे पकड़ लिया था। सक्षम जैकी को देखा है जो बॉडीगार्ड से छूटने के लिए झटपट आ रहा था। सक्षम उसे देखकर अफसोस जताते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, तुम नहीं जानते, तुमने किसी पर हाथ उठाने की गलती की है।
अगर गलती से उन्हें एक खरोच भी आ जाती ना। इतना बोलकर सक्षम सीटी बजाते हुए अपनी गर्दन पर एक उंगली फेरकर आसमान की तरफ इशारा करता है और फिर एकदम सीरियस होकर पलट जाता है और बहुत ही सीरियस आवाज में हल्का गुस्से से बोलता है, लेकर चलो इसे बॉस के पास, अब वही इसका क्रियाकर्म करेंगे। दूसरी तरफ मन्नत विला, नैना और मन्नत दोनों ही मिलकर किचन में खाना बना रही थी। तभी मन्नत थोड़ा परेशान होकर नैना को बोलता है, नैना सच में तुम्हारे भाई मान तो जाएंगे ना, मुझे ना डर लग रहा है। कहीं गुस्सा होंगे तो मैंने उन्हें बिना बताए अप्लाई किया है, और वो भी उन्हीं की कंपनी में। नैना सब्जी काटते हुए बोलती है, भाभी आप बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ भैया नाराज होते, अगर आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया होता। आपने तो भाई की कंपनी में अप्लाई किया है तो वो आपसे नाराज क्यों होंगे। और रात में ना थोड़ी पप्पियां झपियां दे देना, भाई ऐसे ही मान जाएंगे। मन्नत अपने ख्यालों में ही घूम होकर बोलती है, इसी बात का तो अफसोस है, नवरात्रे चल रहे हैं इसीलिए नहीं कर सकती, वरना तो डर की कोई बात ही नहीं थी। और तभी मन्नत का एहसास होता है कि फ्लोस्लो में अभी मन्नत ने क्या बोल दिया। नैना मन्नत को छेड़ते हुए बोलती है, क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी रोमांटिक है। नैना मुझे छेड़ना बंद करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और हाँ तुम ना अपने बारे में सोचो, अगले हफ्ते अंकल आंटी आ रहे हैं, सोचो उनके सामने कैसे जाओगी। उन्होंने तुमसे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। नैना और मन्नत का रिश्ता नंद भाभी का कम एक दोस्त का ज्यादा बन गया था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी। नैना भी थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, भाभी इसी बात का तो मुझे भी डर है, लेकिन मैं क्या करूं, और शादी मैंने नहीं की थी, जबरदस्ती करी उन्होंने मेरे साथ। और आपको क्या बताऊं, हुक्म तो ऐसे जलते हैं मुझ पर जैसे कि मैं उनकी गुलाम बन गई हूं। और तभी नैना के कानों में विजय की आवाज आती है, जान जान, एक कप कॉफी। नैना हल्का मुस्कुराकर मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, देखा आते ही ऑर्डर दे दिया। नैना को देखकर मन्नत को हंसी आ जाती है और तभी मन्नत के कानों में प्रेम की आवाज आती है, वाइफी, 1 कप कॉफी। और प्रेम की आवाज सुनकर मन्नत और नैना दोनों ही हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में चले गए थे। और नैना भी विजय के कमरे में थी, क्योंकि नैना को पता था कि अगर वो खुद से उसके कमरे में नहीं जाएगी तो विजय उसे जबरदस्ती उठाकर अपने कमरे में ले जाएगा। प्रेम का कमरा, प्रेम सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और मन्नत अपने हाथ पर बॉडी लोशन लगाते हुए बेड पर बैठे प्रेम को ही देख रही थी। प्रेम एकदम से लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर मन्नत को देखते हुए बोलता है, कुछ कहना चाहती हो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत एकदम हड़बड़ा जाती है, नहीं हाँ मतलब नहीं, मतलब हाँ कुछ बात करनी है। मन्नत के इस तरह से जवाब देने पर प्रेम अपनी आंखें छोटी करके मन्नत को घूरते हुए बोलता है, अब क्या क्या है वाइफी तुमने, मुझे सब सच सच और क्लियरली बताओ। प्रेम की बात सुनकर एक पल के लिए तो मन्नत घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करके एक लंबी सांस लेती है और फिर एक ही सांस में बोलती है, अभी जब आपकी कंपनी से इंटर्नशिप की वैकेंसी निकली थी तो मैंने भी उसमें अपना इंटरव्यू दिया था और मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल गई है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है सुबह 9 बजे से। प्रेम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, वॉट, हैव यू गॉन मैड, मैंने तुम्हें तुम्हारी कंपनी खुलवा कर दी है और तुम अपनी कंपनी का काम छोड़कर मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करोगी। बिजनेस किंग प्रेम सिंघानिया की वाइफ उसी की कंपनी में इंटर्नशिप करेगी। तुम्हारे दिमाग में ये फालतू के आइडियाज आते कहाँ से हैं और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। मन्नत प्रेम को समझाते हुए बोलती है, पतिदेव शांत हो जाए और पहले मेरी बात सुनिए। देखिए आपने मुझे एक कंपनी खड़ी करके दे दी है, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता और कंपनी चलाने के लिए मुझे बिजनेस की स्किल और टेक्निक पता होनी चाहिए और उन सबको सीखने के लिए ही मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की है। आपकी कंपनी से अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ मिल सकता है। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मन्नत, अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे कभी भी ये सब करने नहीं देते, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और दूसरी बात, मैंने आपकी कंपनी में अपना नाम मन्नत भारद्वाज बताया है, ना कि मन्नत प्रेम सिंघानिया। इतना बोलने के बाद तो मन्नत डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन्नत को एक धक्का लगता है और मन्नत दूसरे पल बिस्तर पर थी और प्रेम उसके ऊपर। और उसी पल मन्नत को अपने पेट में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे मन्नत की दर्द भरी चीख निकल जाती है और प्रेम एक झटके से मन्नत के ऊपर से हट जाता है। मन्नत ने अपने हाथों से पेट को पकड़ रखा था, प्रेम भी मन्नत के पेट पर हाथ रखकर मन्नत के पेट को सहलाने लगता है, जिससे धीरे धीरे मन्नत का दर्द कम हो जाता है।
प्रेम मन्नत को सीने से लगाते हुए बोलता है, एक बार तुम ठीक हो जाओ वाइफी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रेम की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन्नत प्रेम के सीने से बंदर के बच्चे की तरह चिपक जाती है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। नैना अपनी आंखें बंद करके करवट लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी नैना को अपने पेट पर किसी की ठंडी छुअन महसूस होती है और फिर नैना को अपनी गर्दन पर भी किसी की गर्म हॉट महसूस होने लगते हैं। नैना छट से अपनी आंखें खोलकर विजय के हाथ को पकड़ लेती है और सीधी लेटकर विजय के सीने पर हाथ रखकर बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? सुबह ही आपको बताया था कि नवरात्रि चल रहे हैं तो ये सब कुछ बंद, और फिर भी आप। विजय नैना के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और फिर नैना की गर्दन पर जोर से काटकर वहां पर स्मूच करता है और फिर मदहोशी में नैना से बोलता है, जिस दिन तुम जैकी के साथ डिनर पर गई थी उसे दिन क्या हुआ था? विजय की बात सुनकर नैना जैसे अपनी जगह पर जम जाती है। हाँ नैना को कुछ ना बोलते देखकर विजय वापस से नैना की गर्दन पर काट लेता है और वहां पर जोर से स्मूच करते हुए, मैंने कुछ पूछा है जान? विजय के शब्द नैना की आंखों के सामने फिर से वही नजारा ले आते हैं जिनसे नैना की जिंदगी बदल गई थी, और वो नजारा नैना की आंखों में आंसू ले आता है और नैना खुद को रोने से नहीं रोक पाती और नैना विजय के सीने से लगकर रोते हुए बोलती है, उसे जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी उसे रात। वो ये नैना को कुछ ना बोलते देखकर विजय वापस से नैना की गर्दन पर काट लेता है और वहां पर जोर से स्मूच करते हुए नैना के हाथ छोड़ गाल पर हाथ रखकर थोड़ा सर्द आवाज में बोलता है, मैंने कुछ पूछा है जान? और नैना फिर खुद को संभाल नहीं पाती और विजय के सीने से लगकर भरे गले से बोलता है, उसे रात जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं एक नाजायज लड़की हूँ और नाजायज लड़कियों की शादी नहीं होती, उनके साथ सिर्फ नाजायज रिश्ते बनाए जाते हैं। मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती, मैं सिर्फ रखेल बन सकती हूँ। कोई भी शरीफ परिवार मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। मैं डर गई थी तुम्हें खोने से। जैकी के शब्द शायद मैं एक बार बर्दाश्त भी कर गई, लेकिन अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करती और तुम मुझे मना कर देते सिर्फ मेरे जन्म के वजह से, तो मैं खुद को टूटने से नहीं रोक पाती। इसीलिए मैं खुद ही तुमसे दूर होने लगी। लेकिन इतना बोल कर और नैना चुप हो जाती है, लेकिन विजय की आंखें गुस्से से लाल पड़ चुकी थी और चेहरा काला। विजय की हाथों की मुट्ठियां बंद थी और उसे पर विजय की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। विजय के कानों में नैना के बोले गए शब्द की, उस रात जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, बस यही गूंज रहे थे। बाकी के शब्द तो जैसे विजय ने सुने ही नहीं थे। विजय झटके से नैना को खुद से अलग करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। नैनो को समझ नहीं आ रहा था कि विजय है उसे इस तरह से छोड़कर क्यों चला गया है। आखिर वजह क्या है? नैना के दिल में ख्याल आता है कि कहीं विजय भी तो जैकी की तरह नहीं सोचता, और यही सोचकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह मन्नत थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम का डिसीजन क्या है, हाँ है या ना है, क्योंकि रात तो प्रेम और मन्नत की बात अधूरी रह गई थी। मन्नत ने आज ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था और मांग में सिंदूर लगाकर बालों से कुछ इस तरह से छुपाया था जिससे मन्नत का सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा था, और गले में मंगलसूत्र को भी अपने दुपट्टे से छुपा लिया था। घड़ी में 8:30 थे और मन्नत जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बस मन्नत इंतजार कर रही थी तो प्रेम के क्लियरली जवाब का, इसीलिए मन्नत बेसब्री से प्रेम के नीचे आने का इंतजार कर रही थी। और जब घड़ी में 8:40 हो जाते हैं तो मन्नत को लगता है कि प्रेम को शायद नीचे आने में अभी टाइम लगेगा। इसीलिए मन्नत अपना फोन निकालती है और रमेश चंद्र जी को कॉल करती है। मन्नत रमेश चंद्र जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, सर आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, अगर पॉसिबल हो सकता है तो क्या मैं आज 10 बजे से आ सकती हूँ? वो मेरी फैमिली में थोड़ा इशू है, बस आज की बात है, कल से मैं समय पर आऊंगी। मैं जानती हूँ सर कि आज मेरा पहला दिन है और मैं पहले ही दिन लेट आ रही हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि बस आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं 9 बजे अपने समय पर आ जाऊंगी। रमेश चंद्र जी, कोई बात नहीं, आप 10 बजे से आ सकती है, लेकिन कल से अपने समय का ध्यान रखें क्योंकि हमारे बॉस को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मन्नत खुद से ही बोलती है, आपके बॉस की वजह से हो तो लेट हो रही हूँ। मन्नत फोन कट करके प्रेम के आने का इंतजार करने लगती है और प्रेम सही 9 बजे नीचे आता है जो उसके रोज का समय था। प्रेम को देखकर मन्नत को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मन्नत प्रेम के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोलती हैं, पतिदेव आपको पता है ना कि आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है और आप अब नीचे आ रहे हैं। प्रेम अपने फोन में मैसेज चेक करते हुए बोलता है,
तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम सिर्फ घर पर रहोगी और घर से ही अपनी कंपनी को संभालो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत को गुस्सा आ जाता है और मन्नत गुस्से में बोलती है, आप मुझे घर में कैद करके रखना चाहते हैं पतिदेव। प्रेम अपने फोन को साइड में रखते हुए बोलता है, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मेरी तरफ से तुम्हारा काम के लिए सीधा ना है। तुम कोई काम नहीं करोगी। लेकिन क्यों क्यों मैं काम नहीं कर सकती? प्रेम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। मन्नत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी और आप मुझे इस तरह से घर में कैद करके नहीं रख सकते। मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ मैं। मन्नत की ऊंची आवाज सुनकर प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में मन्नत को बोलता है, आवाज नीचे वाइफी, मुझे खुद के अलावा किसी की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। और रही बात पर्सनल प्रॉपर्टी की, तो हाँ, तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, पति हूँ मैं तुम्हारा। मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हें मेरी इमेज का ख्याल हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी इमेज का ख्याल है। मैं अपनी बीवी को अपनी ही कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करने दे सकता। मन्नत, तू मैं कब बोल रही हूँ कि आप अपनी कंपनी में बताएं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मत बताए किसी को भी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि वहां पर लोग मुझे मन्नत प्रेम सिंघानिया नहीं, बल्कि मन्नत भारद्वाज के नाम से जाने। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और मन्नत को भी हाथ पकड़ कर खड़ा करता है और फिर उसके हाथ को पीछे मोड़कर खुद से चिपकाते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, लेकिन तुम मन्नत भारद्वाज नहीं, मन्नत प्रेम सिंघानिया हो, मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर चंपा बाई आ जाती हैं और डरते हुए बोलते हैं, क्या हुआ प्रेम बाबा? मन्नत बिटिया से कोई गलती हुई? प्रेम मन्नत की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलता है, दिमाग खराब हो गया है आपकी बेटी का। फिर प्रेम मन्नत को झटक पर हुए बोलता है, गलती इसकी भी नहीं है, मैंने ही सर पर कुछ ज्यादा चढ़ा लिया है। तुम्हें जो सीखना है मैं तुम्हें घर पर ही सिखा दूंगा, तो आराम से घर पर बैठा और ड्राइवर के हाथों अपना रिजाइन लेटर ऑफिस में भिजवा देना, वरना मैं खुद ही तुम्हें फायर कर दूंगा। इतना बोलकर प्रेम वहां से जाने लगता है। तो मन्नत भी पीछे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अगर आप मुझे अपनी कंपनी से निकाल देंगे तो मैं किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगी। मन्नत की बात सुनकर प्रेम के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और प्रेम गुस्से में हल्का पीछे पलट कर बोलता है, अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर रखा ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, उसके बाद जाना रंगते हुए इंटरव्यू देने। इतना बोलकर प्रेम गुस्से में ऑफिस निकल जाता है और मन्नत गुस्से में पर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि विजय गुस्से में रात में घर से निकल गया था और अभी तक घर नहीं आया था। नैना बार बार विजय का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन विजय फोन नहीं उठा रहा था। और विजय को फोन ना उठाते देखा नैना का दिल टूटने लगता है। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नैना के दिल को जंजीरों से बांध दिया हो, जैसे उसकी खुशियां उसके हाथों से किसी ने छीन ली हो। नैना एक आखिरी उम्मीद से विजय को फोन करती है। विजय का फोन कनेक्ट होता है और हर गुजराती सेकंड के साथ नैना का डर बढ़ता है और लास्ट में नैना का डर जीत जाता है, क्योंकि विजय फोन नहीं उठाता और नैना की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और इसी के साथ नैना थम से बिस्तर पर बैठ जाती है और नैना की आंखों की थामे हुए आंसू फिर से नैना के गालों पर आ जाते हैं। नैना बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंखें धीरे 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 बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़के की चीखें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मर जा रहा हो, या फिर उसके साथ अभी कुछ बहुत ही दर्दनाक हो रहा हो। और हाँ, उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी उंगलियों को बड़ी बेरहमी से काटा जा रहा था और उंगलियों को काटने वाला विजय का पर्सनल बॉडीगार्ड सक्षम था। और वहीं पर विजय एक कुर्सी पर पूरी तरह से लीन होकर उसे लड़के की आवाज ऐसे सुन रहा था जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा हो, और तड़पना वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जैकी था। उंगलियां काटने के बाद सक्षम जैकी की कलाई भी काट देता है। फिर सक्षम बिना किसी भाव के जैकी की गर्दन काटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी विजय उसे रोक देता है। नहीं, अभी इसे जिंदा रहना है। इसे हॉस्पिटल में भर्ती करो, और हाँ, याद रहे ये मरना नहीं चाहिए। इसे पहले मेरी जान से माफी मांगनी होगी। अगर मेरी जान ने इसे माफ कर दिया तो ठीक है, और अगर मेरी जान से माफ नहीं कर तो इसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक देना। विजय जो बोल रहा था उसका सही मतलब क्या था, सक्षम अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन जैकी ने सिर्फ वही समझा जो विजय ने उससे बोला था। मन्नत का कमरा। मन्नत गुस्से में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मन्नत ने गुस्से में कमरे का आधे से ज्यादा सामान तोड़ दिया था। और तभी मन्नत के दरवाजे पर दस्तक होती है।
मन्नत पहले तो गुस्से में दरवाजा नहीं खोलती है, लेकिन फिर मन्नत को चंपाबाई की आवाज आती है, जिसे सुनकर मन्नत दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ चंपा माँ, आप ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों हो? मन्नत बिटिया मैं ठीक हूँ, लेकिन नैना बिटिया वो ठीक नहीं है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। नैना बिटिया जब सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं नैना बिटिया को बुलाने गई थी, और जब मैं नैना बिटिया को उठा रही थी तो मुझे पता चला कि नैना बिटिया का पूरा शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है। तुम जल्दी चलो। मन्नत जल्दी से नैना के कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठकर नैना को छूकर देखती है तो नैना को पूरा शरीर वाक्य बुखार में तप रहा था। और चंपा बाई अपने हाथ में ठंडा पानी से भरा एक बोल लेकर आती है, और उसी के साथ एक कॉटन का रुमाल भी। चंपा बाई नैना के सर पर ठंडे पानी की पत्तियां करने लगते हैं। मन्नत चंपा बाई को नैना का ख्याल रखने के लिए बोलकर वापस अपने कमरे में आती है और अपना फोन उठाती है। मन्नत सबसे पहले विजय को फोन करती है, लेकिन विजय फोन नहीं उठाता तो मन्नत प्रेम को कॉल करती है और 2 से 3 रिंग में ही प्रेम फोन उठा लेता है। वाइफी, जो मैंने एक बार बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मन्नत प्रेम की बातों को इग्नोर करके बोलती है। नैना को बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी घर आइए। मन्नत की बात सुनकर प्रेम का गुस्सा फिक्र में बदल जाता है और प्रेम जल्दी से कुणाल को फोन करता है। कुणाल एक ही रिंग में फोन उठा लेता है। प्रेम, 10 मिनट के अंदर अंदर घर पर डॉक्टर पहुंचना चाहिए। नैना को बहुत तेज बुखार है। कुछ समय बाद डॉक्टर नैना को इंजेक्शन लगाने के बाद मन्नत को सारा प्रिस्क्रिप्शन समझा देती है। फिर डॉक्टर प्रेम के पास जाकर प्रेम को बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आपकी बहन को हाई फीवर है और ये शायद किसी सदमे की वजह से हुआ है। किसी बात को लेकर वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसीलिए शायद उन्हें पैनिक अटैक आया था और उसकी वजह से ही उन्हें हाई फीवर हुआ है। फिलहाल मैं इंजेक्शन लगा दिया है और प्रिस्क्रिप्शन भी आपकी वाइफ को समझा दिया है। आप उनका ध्यान रखें और हो सके तो उन्हें खुश रखें। 1 से 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। और फिर डॉक्टर वहां से चली जाती है। प्रेम नैना के कमरे में आता है। नैना के एक तरफ मन्नत बैठी हुई थी और दूसरी तरफ चंपाबाई बैठी हुई थी। अपनी बहन को ऐसी हाल में देखकर प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। इस बहन को आज तक उसने बहन नहीं अपना बच्चा समझकर पाला था। आज वो बेजान से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि उसे पैनिक अटैक आया था। और तभी नैना बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगती है, वी जय विजय, विजय। मन्नत नैना का सर सहलाते हुए बोलती है, नैना विजय आ जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? नैना विजय कहीं नहीं जाएगा। मुझे तुमसे बहुत प्यार करता है। नैना विजय बस थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। दूसरी तरफ विजय उस जगह से निकलकर अपने ऑफिस आ गया था और उसके बाद विजय की बैक टू बैक मीटिंग चल रही थी, जिस वजह से विजय ने अपने फोन को साइलेंट कर रखा था और विजय का फोन उसकी ड्रॉर में रखा हुआ था, और ये बात विजय को अपनी मीटिंग के दौरान याद भी नहीं थी कि उसका फोन इस वक्त है कहाँ। कुछ समय बाद नैना को होश आने लगता है। इस वक्त नैना के कमरे में प्रेम और मन्नत ही बैठे हुए थे। प्रेम एक सोफे पर बैठा हुआ था और मन्नत नैना के सर के पास बैठी हुई नैना के सर को सहला रही थी। और तभी नैना बेहोशी में ही चिल्लाने लगती है, विजय, विजय प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। विजय मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। विजय प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। प्रेम एकदम से नैना के पास आ जाता है और नैना को अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, शांत बच्चा शांत, विजय कहीं नहीं गया है और वो कहीं जा भी नहीं सकता। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। होश में आओ बच्चा, होश में आओ। और फिर नैना होश में आते हुए देखती है कि इस वक्त वो प्रेम की बाहों में है। नैना प्रेम की शर्ट को कसकर पकड़कर रोते हुए बोलती है, भाई विजय, भाई विजय मुझे छोड़कर चला गया। भाई मुझे विजय चाहिए, भाई मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। भाई, भाई मुझे विजय चाहिए। भाई प्लीज उन्हें बुला दो, भाई मैं मर जाऊंगी। उनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। भाई प्लीज उन्हें बुला भाई। वो जो बोलेंगे मैं करूंगी। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं उन्हें कभी अपने करीब आने से भी नहीं रोकूंगी। प्लीज उन्हें बुला दो भाई, प्लीज मिला दो। मुझे विजय चाहिए भाई, मुझे विजय चाहिए। आप तो मेरे लिए सब कुछ लाते हो ना, प्लीज भाई विजय को वापस बुला दो भाई, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी भाई प्लीज। प्रेम इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था और प्रेम हो विजय पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। नैना को विजय के लिए तड़पता हुआ देखकर मन्नत की भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना और विजय में ऐसी क्या बात हुई कि नैना विजय के लिए इस तरह तड़प रही है और विजय का कुछ पता नहीं है।
और नैना रोते रोते फिर से बेहोश हो जाती है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल थी। प्रेम नैना को अच्छे से बिस्तर पर लेटाकर अपना फोन निकाल कर बाहर आता है और जियान को कॉल करते हुए बोलता है, कुछ भी करो अगले 15 मिनट के अंदर विजय मेहता मुझे मन्नत विला में चाहिए। विजय मेहता, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी बहन को तुम्हें सौंपा था और तुमने मेरी बहन की ये हालत कर दी। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें मेरी बहन को हट नहीं करना चाहिए था। प्रेम गुस्से में वापस नैना के कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी प्रेम की नजर दरवाजे से आते हुए विजय पर पड़ती है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चेहरा काला पड़ जाता है। प्रेम गुस्से में सीढ़ियों से नीचे जाता है और सीधा विजय के सामने जाकर उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए बहुत ही गुस्से में बोलता है, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की यह हालत हो गई। आखिर ऐसा क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ जो मेरी बहन को पैनिक अटैक आया गया? प्रेम के इस तरह कॉलर पकड़ने से गुस्सा विजय को भी बहुत आता है। लेकिन जब विजय को प्रेम की बात सुनाई देती है तो विजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और विजय अपना कॉलर छुड़ाकर सीधा अपने कमरे की तरफ भागता है। विजय को देखकर मन्नत को भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मन्नत अपनी जगह से हट जाती है और विजय नैना के पास आकर नैना के गाल को थपथपाते हुए बोलता है, जान जान, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो जान। मन्नत विजय के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्से से बोलती है, बेहोश है, अभी तुम्हारा नाम लेते हुए रोते रोते बेहोश हुई है। आखिर थी कहाँ तुम रात से? आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे बीच में जो नैना की ऐसी हालत हो गई? विजय नैना को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया? विजय के मुंह से सवाल के बदले सवाल सुनकर मन्नत थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर रहे थे। हमने डॉक्टर को पहले ही बुला लिया था और डॉक्टर नैना को चेक करके जा चुकी है। और वैसे नैना को डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि नैना बेहोशी में भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी और जब होश में आई तो तुम्हारा ही नाम लेकर रो रही थी। और तभी विजय हो नैना की आवाज सुनाई देती है जो फिर से बेहोशी में बड़बड़ आने लगी थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ विजय, प्लीज वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पहुंच गई, वापस आ जाओगे, मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। नैना की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी विजय को साफ सुनाई दे रही थी। विजय नैना को सीने से लगाकर बोलता है, मैं यही हूँ जान, मैं कहीं नहीं गया तुम्हें छोड़कर, मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर जान, आंखें खोलो देखो मुझे, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। प्रेम भी दरवाजे पर खड़े होकर नैना और विजय दोनों को ही देख रहा था। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। प्रेम बस अपनी सख्त और सर्द नजरों से विजय और नैना को देख रहा था। प्रेम के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। प्रेम को नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से जान निकालकर किसी पिंजरे में बंद कर दी हो। मन्नत भी प्रेम को देख रहे थे और जब प्रेम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वहां से चला जाता है। मन्नत भी प्रेम के पीछे पीछे चली जाती है। प्रेम गुस्से में अपने कमरे में आता है और बेड के किनारे रखा टेबल लैंप उठाकर गुस्से में जमीन पर पटक देता है। प्रेम के एक्शन से मन्नत दो कदम पीछे हो जाती है। प्रेम पीछे मुड़कर देखा है तो मन्नत डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी थी। प्रेम मन्नत को देखकर थोड़ा गुस्से में बोलता है, वाइफी अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी मन्नत वहां से नहीं जाती और दरवाजे पर वैसे ही खड़ी रहती है और अपनी डरी सहमी नजरों से प्रेम को देखती है। और फिर मन्नत को प्रेम की बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई देती है जिससे मन्नत अंदर तक कांप जाती है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या कहा है, जाओ यहाँ से और रात भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत अपने आंसू पूंछते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय नैना को अपने सीने से लगाए हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेहोशी में भी नैना की सिसकियां निकल रही थी और उसका बड़बड़ाना बंद नहीं हो रहा था। और अब विजय को कुछ समझ नहीं आता तो विजय धीरे से नैना के कान में बोलता है, आई एम सॉरी जान, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें शांत करने का। इतना बोलकर विजय नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है और उससे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है और इसी के साथ नैना के होंठ खामोश हो जाते हैं। विजय नैना के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें जोर जोर से शक करने लगता है। कुछ देर बाद जब नैना को बेहोशी में भी अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होता है तो नैना को धीरे धीरे होश आने लगता है। नैना धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो नैना की आंखों के सामने विजय का हैंडसम चेहरा था,
लेकिन विजय की आंखें बंद थी। विजय तो बस अपनी आंखें बंद करके नैना के होठों का रस पी रहा था, लेकिन नैना से अपनी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी। नैना का दम घुट रहा था और फिर नैना स्ट्रगल करते हुए विजय को खुद से दूर करने लगती है। नैना के स्ट्रगल करने पर विजय आंखें खोलकर नैना को देखा है, जो होश में आ गई थी। विजय नैना के होठों को छोड़ देता है। विजय के छोड़ते ही नैना जोर जोर से सांस लेने लगती है। नैना अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस ले रही थी और तभी विजय की मदहोशी भरी आवाज नैना के कानों में पड़ती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम्हें मुझे सारी जिंदगी झेलना है। अब जो हूं जैसा हूं, तुम्हारा हूं, और तुम मेरी, सिर्फ मेरी। विजय की आवाज सुनकर नैना को रिलायंस होता है कि विजय सच में उसके पास है। नैना कसकर विजय का सीने से लग जाती है। नैना की पकड़ विजय पर इतनी टाइट थी जैसे अगर विजय को उसने जरा सा भी ढीला छोड़ा तो विजय उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। और नैना की पकड़ में विजय भी नैना के डर को महसूस कर रहा था। विजय भी नैना को अपने सीने से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपका लेता है। अगली सुबह प्रेम तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और तभी चंपाबाई आकर प्रेम को ब्रेकफास्ट देती है। प्रेम चारों तरफ देखता है लेकिन मन्नत उससे कहीं भी नजर नहीं आती। तो प्रेम चंपाबाई से बोलता है, वाइफी कहाँ है आंटी? चंपाबाई, मन्नत बेटियां तो सुबह सुबह ही मंदिर चली गई। नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो शायद मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए बिटिया को आने में इतना समय लग रहा है। कुछ देर में आ जाएगी। प्रेम को अपने दिल में कुछ खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपने सारे ख्यालों को झटक कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज प्रेम के ऑफिस में थोड़ी हलचल थी। कुछ लड़कियां थी जिनकी नजरों में किसी की खूबसूरती छुप रही थी, तो वहीं पर कुछ लड़के थे जो आज ऑफिस में बिना मन से काम कर रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और ही था। जी हाँ, ये खूबसूरती की मलिका कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही थी। मन्नत ने चंपाबाई को समझा दिया था कि अगर प्रेम पूछे कि वो कहाँ गई है तो उन्हें बता देना कि मैं मंदिर गई हूँ। और मन्नत ने आज से अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। मन्नत ने सोचा था कि वैसे भी मन्नत का काम तो डिजाइनिंग अपार्टमेंट में है, तो उसकी प्रेम से मुलाकात वहां पर होगी ही नहीं। इसीलिए मन्नत ने सोचा कि प्रेम को ना बताकर वो अपनी जॉब स्टार्ट कर दे, और वैसे भी उसे जॉब सिर्फ कुछ टाइम के लिए करनी थी। मन्नत को सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, जिसके लिए उसने जवाब के लिए अप्लाई किया था, और कुछ टाइम बाद मन्नत जॉब को छोड़ देगी। लेकिन शायद मन्नत की जिंदगी में कोई और ही तूफान आने वाला था। अब मन्नत अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी और ऐसे ही काम करते हुए मन्नत को 15 दिन हो जाते हैं। प्रेम ने भी बस पहले दिन ही चंपाबाई से पूछा था कि मन्नत कहाँ है, लेकिन उसके बाद प्रेम ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि मन्नत कहाँ है। और इन 15 दिनों में मन्नत प्रेम के सामने बिल्कुल नहीं आई थी। सुबह के समय मन्नत प्रेम से पहले ही चली जाया करती थी और रात में मन्नत प्रेम के आने से पहले सो जाया करती थी। एक अजीब सी खामोशी और ना दिखने वाली दीवार मन्नत और प्रेम के बीच में आ गई थी, और मन्नत इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, और मन्नत इस बात से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैना एक पेशेंट को एग्जामिन कर रही थी। उसे पेशेंट के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसके शरीर पर भी जगह जगह चोटें लगी हुई थी, और उसके हाथ भी किसी ने काट दिए थे। ये सब देखकर नैना को उसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पता नहीं लोग इतने बेरहम कैसे बन जाते हैं। किसी ने जानवरों की तरह इस आदमी के हाथों को काटा है और उसके शरीर पर लगी चोटों के निशान बता रहे हैं जैसे इससे काफी दिनों से टॉर्चर किया गया हो। उस आदमी के साथ में दो हटे कट्टे आदमी थे जो बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। नैना उनमें से एक आदमी से पूछता है, क्या आप उनकी फैमिली हैं? उनकी ये हालत करी किसने? आप लोगों ने पता किया? नैना की बात सुनकर उनमें से एक आदमी अपने मन में बोलता है, अब मैडम हम आपको कैसे बताएं कि इस आदमी की ऐसी हालत करने वाला आपका पति ही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि जैकी था, जिसकी विजय ने ऐसी हालत कर दी थी कि आज वो खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। ज्यादातर डॉक्टर ने जैकी का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए जैकी को नैना के हॉस्पिटल में लाया गया था और नैना उसका इलाज कर रही थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे और ये पुलिस केस है। आपने पुलिस को तो बताया है ना? कंप्लेंट तो लिखवाई है ना? नैना की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड अपने अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। मैडम हमें तो ये रास्ते में सड़क पर मिले थे, बस इंसानियत के नाते इन्हें उठाकर अस्पताल ले आए। बाकी ना तो हम इनकी फैमिली हैं और ना ही हमने कोई पुलिस केस किया है। नैना दोनों की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ठीक है, वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं।
हॉस्पिटल इनका ध्यान अच्छे से रखेगा और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देगा और पुलिस को भी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मन्नत अपने क्यूबिक में बैठकर काम कर रही थी और आज मन्नत का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था जिससे मन्नत थक गई थी। मन्नत अपने लिए कॉफी लेने के लिए कैंटीन की तरफ जाती है। मन्नत अपनी कॉपी लेकर आ ही रही थी कि तभी मन्नत की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की मन्नत को बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा और ध्यान से उस लड़की को देखने लगती है। उस लड़की ने ब्लैक कलर की शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर भी थोड़ा बहुत मेकअप था और पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील पहने उन्हें टक टक करते हुए अपनी कमर मटका कर जा रही थी। लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी और मन्नत जब उसे लड़की को पहचान जाती है तो मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नताशा, नताशा यहाँ क्या कर रही है? मन्नत उसके पीछे जा ही रही थी कि तभी वाणी मन्नत के पास आती है। मन्नत, मेरा एक काम कर दो प्लीज, बॉस को ना कॉफी चाहिए तो तुम उन्हें दे दोगी? मुझे अभी बहुत जरूरी काम के लिए ना बाहर जाना होगा। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है। कोई बात नहीं वाणी, तुम आराम से जाओ, मैं रमेश सर को कॉपी दे दूंगी। वाणी अपनी बात सुनकर आगे की तरफ जा रही थी कि तभी मन्नत की बात सुनकर वापस से मन्नत के पास आते हुए बोलती है, नहीं नहीं, रमेश सर को नहीं, प्रेम सर को काफी चाहिए और हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है तो उनके लिए भी काफी ले जाना, ठीक है? प्लीज मेरा बस ये काम कर दो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना बोलकर वाणी भागते हुए चली जाती है, लेकिन मन्नत वाणी की बात सुनकर तो जैसे सदमे में चली जाती है। लेकिन जल्दी मन्नत अपने आप को संभालती है और वापस से कैंटीन में जाकर 2 कप कॉफी एक ट्रे में रखकर प्रेम के केबिन की तरफ जाने लगती है। मन्नत हाथ में कॉफी की ट्रे लेकर प्रेम के केबिन के सामने खड़ी थी। मन्नत अपने चेहरे पर मास्क लगती है और आंखों पर शेड्स चढ़ा लेती है और अपने बालों को खोल लेती है और काफी हद तक अपने चेहरे को उस छुपा लेती है। मन्नत दरवाजा खटखटा आती है तो प्रेम की इरिटेटिंग आवाज आती है, कमिंग। मन्नत धीरे से अंदर जाती है। मन्नत जैसे ही नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने का नजारा देखकर मन्नत के हाथों से कॉफी की ट्रे नीचे गिर जाती है। प्रेम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और नताशा बिल्कुल प्रेम के ऊपर झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे नताशा और प्रेम एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ गिरने की आवाज सुनकर प्रेम नताशा को खुद से दूर करता है और सामने देखा है। चेहरे पर मास्क, आंखों पर चश्मा और बाल खुले होने के बावजूद भी प्रेम एक ही नजर में मन्नत को पहचान लेता है। मन्नत को देखकर प्रेम मन्नत को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत तो बस अपनी पथराए आंखों से प्रेम और नताशा को देख रहे थे। मन्नत की आंखों में आंसू थे। जब मन्नत प्रेम को कोई जवाब नहीं देती तो प्रेम खुद से ही सोचते हुए बोलता है, तुम रोज सुबह घर से गायब रहती हो, इसका मतलब तुमने अपनी जॉब से रिजाइन नहीं किया। मेरे मन करने के बावजूद भी तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। तभी नताशा बीच में बोलती है, लगता है स्वीट हार्ट, तुम्हारी वाइफ को तुम पर जासूसी करने का शौक चढ़ा है, इसीलिए तो तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रही है। फिर नताशा मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, वैसे तुमने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ ही लिया उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। और फिर नताशा थोड़ा ड्रामा करते हुए बोलती है, हम तो डर ही गए, अब हम क्या करेंगे, देखो ना स्वीट हार्ट, तुम्हारी वाइफ ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया। और फिर नताशा मन्नत को देखकर हंसने लगती है, लेकिन तभी नताशा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और नताशा का एक हाथ उसके गाल पर होता है, क्योंकि अभी अभी मन्नत ने एक जोरदार थप्पड़ नताशा के गाल पर मारा था। नताशा गुस्से में मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, यू ब्लडी बी, यू ब्लडी बिच, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर नताशा मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। नताशा पलट कर देखती है तो प्रेम ने उसका हाथ पकड़ रखा था। प्रेम नताशा का हाथ नीचे करते हुए बोलता है, तुम क्यों अपने नाजुक हाथों को इतना कष्ट दे रही हो? बेचारी का दिल टूटा है, अभी अभी बुरा तो लगेगा ना उसे। मन्नत अपनी हैरान नजरों से प्रेम को देखने लगती है। मन्नत अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जो प्रेम उसे इतना प्यार करता था। कल तक जिस मन्नत के अंदर उसकी जान बसती थी, आज वो उसके साथ ऐसा कर रहा था। मन्नत सवालिया नजरों से प्रेम को देख रही थी। प्रेम भी मन्नत की सवालिया नजरों को पहचान कर उसके सामने आकर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तो मैं भी नहीं देखता, लेकिन हाँ, एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मन्नत प्रेम की आंखों में जैसे सच को तलाश करते हुए अपने खामोश होठों से बस एक शब्द बोलती है, क्यों?
प्रेम हल्का तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। च च च च कितना कुछ करना पड़ा तुम्हें अपने बिस्तर तक लाने के लिए। जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्ही से तुम्हें पाना चाहता था। फिर प्रेम नताशा को देखते हुए बोलता है, वैसे कमाल है ना जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था। वो मेरे ही घर में रह रही थी और मेरे ही घर में मेरी ही इतनी खूबसूरत बीवी थी और मैं उसे हाथ भी नहीं लगाया था। प्रेम की बात सुनकर नताशा भी मुस्कुराने लगती है। और फिर प्रेम मन्नत के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोलता है, चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती भी अपने बिस्तर तक ला सकता था और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम मेरी लीगल वाइफ थी। लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें हासिल करना चाहता था, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से प्यार करने पर मिलता है ना वो जबरदस्ती करने पर नहीं मिलता। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रेप्स नहीं यार, सौदा भी वही करता हूँ जिसमें मुझे फायदा मिले। प्रेम का बोला गया एक एक शब्द मन्नत के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था, जो मन्नत को अंदर से बुरी तरह से तोड़ रहा था। और अब मन्नत से और बर्दाश्त नहीं होता। मन्नत अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बस। मन्नत अपनी जलती हुई नजरों से एक नजर नताशा को देखते हैं और फिर प्रेम को और फिर वहां से बिना कुछ कह चली जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और मन्नत को बोलता है, मैडम घर आ गया। मन्नत को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मन्नत जैसे अपनी सुध बुध खो चुकी थी। मन्नता थके कदमों से गाड़ी से बाहर निकलती है और बेसुध होकर अंदर जाने लगती है। और तभी मन्नत का पैर एक कार्पेट में फंस जाता है। मन्नत संभल नहीं पाती और लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगती है और तभी एक टेबल का किनारा मन्नत के पेट पर लगता है। और फिर मन्नत की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। मन्नत अपने पेट को पकड़कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। मन्नत को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था और मन्नत दर्द से चिल्लाकर रो रही थी। मन्नत की दर्द भरी चीखें जब चंपा बाई के कानों में पड़ती है तो चंपा भाई भागकर मन्नत के पास आती है और मन्नत को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत ने दर्द से अपना पेट पकड़ रखा था और मन्नत की कमर का निचला हिस्सा खून में भीग गया था। चंपाबाई, नैना और विजय तीनों ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे और अंदर मन्नत का ट्रीटमेंट चल रहा था। मन्नत की हालत बहुत नाजुक थी। मन्नत को जब चंपाबाई ने उसे हाल में देखा था तो चंपाबाई के जहां में सिर्फ नैना का ख्याल आया था और चंपाबाई ने नैना को फोन कर दिया और नैना ने जैसे ही मन्नत की कंडीशन के बारे में सुना तो अपने हॉस्पिटल से तुरंत एम्बुलेंस लेकर घर आ गई थी। नैना ने फ्रेंड को बहुत बार कॉल किया था लेकिन प्रेम ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था। इसीलिए नैना ने एक मैसेज लिखकर सेंड कर दिया था। तभी एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और सभी लोग उसे नर्स को घेर कर खड़े हो जाते हैं तो नर्स बोलती है, देखिए सर, पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हमें एबॉर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड की सिग्नेचर चाहिए। नर्स की बात सुनकर तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। नैना कांपती हुई आवाज में बोलती है, क्या भाभी प्रेग्नेंट थी? नर्स, जी हाँ। आपको नहीं पता, पेशेंट 4 वीक प्रेग्नेंट थी। उनकी बॉडी पहले ही बहुत वीक थी और ज्यादा ख्याल ना करने की वजह से और आज लगी चोट की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। नर्स की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नर्स फिर से बोलता है, देखिए हमें इमीडिएटली एबॉर्शन करना होगा, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आप जल्द से जल्द पेशेंट के हस्बैंड को बुला दीजिए। उनके साइन के बगैर हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। और तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, कहाँ साइन करने हैं? नर्सों प्रेम को देखकर पहचान जाती है क्योंकि जब मन्नत को जहर दिया गया था तब भी मन्नत का ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में हुआ था। नर्स प्रेम के हाथ में कुछ पेपर देती है और बोलती है, सर, ये अबॉर्शन के पेपर हैं। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। नर्स प्रेम को एक जगह पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है। प्रेम कुछ देर तक उन पेपर्स को देखा है और फिर वहां पर साइन कर देता है। साइन करते वक्त कब प्रेम की एक आंख से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। प्रेम को पता ही नहीं चलता। साइन करने के बाद नर्स वापस से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। कुछ देर ऑपरेशन चलता है और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी प्रेम उनके सामने आकर बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि मिसेस सिंघानिया 6 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? प्रेम, मुझे नहीं पता और ना ही मन्नत ने मुझे कुछ बताया था। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी वाइफ कैसी है। आपकी वाइफ फिलहाल खतरे से बाहर है और कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा।
डॉक्टर की बात सुनकर प्रेम ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी प्रेम को किसी का कॉल आता है। प्रेम अपना फोन निकालकर जब नंबर देखा है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। प्रेम अपना फोन लेकर साइड में आ जाता है और फोन को कान पर लगा लेता है। तभी सामने से एक आदमी के हंसने की आवाज आती है। आदमी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, What happened my love? अपनी बीवी की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें। इतना बोलकर वह आदमी फिर से हंसने लगता है। प्रेम अभी भी खामोश था और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर से वो आदमी अपनी हंसी को रोककर बोलता है, अब पता चला जब अपना प्यार हमसे दूर होता है तो कैसा लगता है। तुमने भी मेरे प्यार को ठुकराया था, मैं भी तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। वो आदमी फिर से हंसते हुए बोलता है, वैसे एक बात तो बताओ माय लव, कैसा लग रहा है किसी दूसरे की उंगली के इशारे पर नाचते हुए प्रेम सिंघानिया, बिजनेस वर्ल्ड का किंग, जिसके नाम से ही उसके दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, जिसके एक इशारे पर पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, जिसकी क्रूएलिटी की मसाले दी जाती हैं, जिस इंसान से बड़ा बिजनेसमैन दुश्मनी करने की सोच से भी घबराता है, वो किसी के इशारों पर नाच रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाय ये इश्क ना जाने क्या क्या करवाता है, लोग ऐसे ही नहीं इश्क पर कुर्बान होते हैं। प्रेम अभी भी खामोशी से बस उस आदमी की सारी बातें सुन रहा था। आदमी, वैसे सोचा नहीं था कि बिजनेस वर्ल्ड के किंग को इतनी आसानी से कमजोर किया जा सकता है। राजा की जान उसकी रानी में और उसकी रानी की जान उसके परिवार में। ना ना, रानी की जान उसके दादू में। इतना बोलकर वो आदमी फिर से हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, आदमी, वैसे मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर है। तुम मेरी प्यास बुझाओ, उसके बदले मैं तुम्हें बना लूंगा इस दुनिया का राजा और मैं बनूंगी तुम्हारी रानी। प्रेम, जो इतनी देर खामोशी से उस आदमी की बातें सुन रहा था, अब अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बहुत ही दर्द आवाज में बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे मेरे साथ सोने का, मैं तुझे ऐसी नींद सुला लूंगा कि तेरे पूर्वज तक तुझे उठा नहीं पाएंगे। प्रेम सिंघानिया को तोड़ना इतना आसान नहीं और तूने तो प्रेम सिंघानिया के दिल पर वार किया है। सही कहा तूने, राजा की जान रानी में, और अगर रानी पर किसी ने नजर डाली तो राजा चीर फाड़ देता है। और तेरे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी 7 नस्लें भी नहीं, नहीं तेरी तो नस्ल ही पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि तू तो, खैर छोड़, तेरे टुकड़े मैं गटर में जरूर बहाऊंगा, उसकी तो फिक्र मत कर। आदमी गुस्से में तेल मिलाते हुए कुछ बोलने वाला होता है कि तभी प्रेम बोलता है, चल बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब फोन रख। इतना बोलकर प्रेम बिना सामने वाले की बात सुन फोन कट कर देता है। अगली सुबह मन्नत धीरे धीरे आंखें खोलती है और जब मन्नत आंखें खोलती है तो मन्नत की आंखों के सामने विजय और नैना खड़े थे। मन्नत अपनी नजरें चारों तरफ घूमकर प्रेम को देखती है, लेकिन मन्नत को प्रेम कहीं नजर नहीं आता। मन्नत धीरे से बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मन्नत को अपने पेट में बहुत दर्द होता है और मन्नत वापस से लेट जाती है। मन्नत को दर्द में देखकर नैना और विजय मन्नत के पास आ जाते हैं। मन्नत अपने पेट पर हाथ रखकर नैना को बोलती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। मन्नत की बातें सुनकर नैना समझ जाती है कि मन्नत को भी नहीं पता था कि मन्नत प्रेग्नेंट थी। इसीलिए नैना मन्नत को समझाते हुए बोलती है, कल जब आप गिरी थी तब आपके पेट में चोट लग गई थी और इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मन्नत नैना की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोलती है, तुम्हारे भैया कहाँ हैं, वो नहीं आए। रात भर तो भैया तुम्हारे पास ही थे, लेकिन सुबह उन्हें किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। मन्नत अब ठीक थी, इसीलिए विजय भी अपने ऑफिस पर किसी जरूरी काम से चला जाता है। नैना भी अपने हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। 2 दिन बाद मन्नत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन इन 2 दिनों में प्रेम हॉस्पिटल मन्नत से मिलने के लिए नहीं आया था। इस बात से नैना और विजय दोनों ही प्रेम से नाराज थे। हॉस्पिटल से जाने के बाद प्रेम घर भी नहीं आया था और उस वक्त के बाद पूरा 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में प्रेम एक भी बार घर नहीं आया था और प्रेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। विजय ने भी प्रेम के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन विजय भी प्रेम की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। और तब एक दिन कुणाल ने आकर घर पर बताया कि प्रेम को ढूंढने की कोशिश ना करें, जब उनका मन होगा वो घर आ जाएंगे। अभी वो किसी काम से देश के बाहर गए हुए हैं। रात का समय मन्नत बालकनी में खड़े चांद को देख रही थी। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांद को देखते हुए मन्नत प्रेम के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर रही थी। करवा चौथ वाले दिन प्रेम का मन्नत के लिए गाना गाना, लंदन की सड़कों पर प्रेम के साथ घूमना और फिर मन्नत के लिए कंपनी खोलना, अपने विला को मन्नत विला नाम देना।
और फिर प्रेम का मन्नत के साथ काशी जाना, प्रेम का मन्नत के दादू से माफी मांगना, और फिर मन्नत को अर्चना की दी हुई बद्दुआ याद आती है, जिसे याद करके मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत चांद को देखते हुए अपने भरे गले से बोलता है, आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना अर्चना दीदी, देखो आपकी बद्दुआ सफल हो गई। मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन गई, मेरा प्यार मुझसे छीन गया। और पिछले 1 महीने से मेरा प्यार, मेरा पति कहाँ है, मुझे कोई खबर नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। और फिर मन्नत फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद मन्नत वापस से अपने कमरे में जाती है और अपना फोन उठाकर प्रेम को कॉल करती है, लेकिन फिर से प्रेम का फोन बंद आता है। मन्नत निराश होकर अपना फोन वापस से टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी मन्नत को ख्याल आता है कि वो अपने दादू से ही बात कर ले। जब से काशी से आए हैं, उसने अपने दादू से एक भी बार बात नहीं करी। और मन्नत अपने दादू को फोन लगा देती है, लेकिन दादू का फोन भी बंद आता है। मन्नत योगेश का नंबर ट्राई करती है तो योगेश का नंबर भी नहीं लगता। मन्नत मोहन का नंबर ट्राई करती है तो मोहन का नंबर भी नहीं लगता। मन्नत सोच में पड़ जाती है कि किसी का भी फोन क्यों नहीं मिल रहा। मन्नत कुछ सोचते हुए मालिनी काकी को फोन करती है, और 2 से 3 रिंग जाने के बाद मालिनी काकी फोन उठा लेते हैं। मन्नत बिटिया कैसी हो? मन्नत, मैं ठीक हूँ काकी, पर मुझे आप ये बताइए घर पर किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? बिटिया क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे जाने के अगले ही दिन तुम्हारे दादू पता नहीं कहाँ चले गए और तब से अब तक उन्हें ढूंढा जा रहा है। क्या तुम्हें दामाद जी ने कुछ नहीं बताया? मन्नत परेशान होकर बोलती है, क्या नहीं बताया, और आप उनसे कब मिली थी? मालिनी काकी, हम तो दामाद जी से 2 दिन पहले ही मिले थे। दामाद जी हर हफ्ते काशी आते हैं। तुम्हारे दादू के जाने के बाद ये समझ लो जैसे दामाद जी ने ही घर को संभाल रखा है, क्योंकि उनके जाने के बाद तो जैसे घर में मातम छा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे दादू को कहाँ पर ढूंढे। तब तुम्हारे बड़े भैया यानी कि योगेश ने ही दामाद जी को काशी बुलाया था, और दामाद जी भी फोन करने के 3 घंटे बाद ही काशी आ गए थे, और तब से लेकर अब तक दामाद जी ही पूरे घर को संभाल रहे हैं और तुम्हारे दादू को भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा बिटिया, तुम अपना ख्याल रखना, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। मन्नत बिना कुछ कहे फोन काट देती है, लेकिन अब मन्नत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मन्नत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन मन्नत इतना तो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत कुछ ऐसा है जो मन्नत की नजरों से छिपा हुआ है। अगली सुबह मन्नत को 1 महीना हो गया था। मन्नत ने अपना कदम घर के बाहर नहीं रखा था, लेकिन कल रात मालिनी जी से बात होने के बाद मन्नत बहुत ज्यादा परेशान थी, और मन्नत ने डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते ही मन्नत काशी के लिए जाएगी। जैसे ही मन्नत अपना सामान लेकर घर के बाहर कदम रखते हैं तो उसके सामने 4 बॉडीगार्ड अपनी गर्दन झुकाकर और अपने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मन्नत उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है, तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है, मैडम आप घर के बाहर नहीं जा सकती। प्रेम सर का ऑर्डर है कि आपको घर से बाहर ना जाने दिया जाए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर मन्नत थोड़ा गुस्से में बोलती है, और तुम मुझे बाहर जाने से रोकोगे? बॉडीगार्ड सर झुकाकर बोलता है, मैडम हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की हमें कितनी भयानक सजा मिल सकती है हम सब जानते हैं, इसीलिए मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हो गया तो प्रेम सर हमें जान से मार डालेंगे। बॉडीगार्ड की रिक्वेस्ट को सुनकर मन्नत के कदम आगे नहीं जाते, और मन्नत वापस से अपने पैर पटकते हुए गुस्से में अंदर आ जाती है, और तभी मन्नत की नजर विजय पर जाती है, और मन्नत गुस्से में अपने हाथ बांधकर विजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विजय सवालिया नजरों से मन्नत को देखने लगता है, तभी मन्नत विजय को बोलती है, पतिदेव हर हफ्ते काशी जाते हैं, और काशी में अगर पत्ता भी हिलता है तो तुम्हें उसकी खबर होती है, तो पतिदेव अगर काशी जा रहे हैं और इसकी खबर तुम्हें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।